हाँ जी बेटा, ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग का आपका चैप्टर है वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। वेरिफिकेशन एंड सर हिंदी में वैल्यूएशन ही ऑफ, बोल दीजिए। हाँ हाँ बेटा बोल दे रहा हूँ। हिंदी में लिख लीजिएगा बेटा, संपत्तियों एवं दायित्वों का सत्यापन एवं मूल्यांकन। संपत्तियों एवं दायित्वों का सत्यापन एवं मूल्यांकन, ये है आपका चैप्टर, ठीक है ना बेटा। चलिए अब सबसे पहले तो मुझे ये बताइए डिफरेंस क्या होता है आपका जब बात करते हैं वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन। सर वेरिफिकेशन मतलब वाउचर्स के उससे वो वाउचिंग होता है बेटा, ये नहीं वाउचिंग होता है। वेरीफाई करना है ना। वो वाउचिंग के बता रहे हो तुम, वाउचर के बेसिस पे। और कोई? वैल्यूएशन मीन सर एग्जैक्ट वैल्यू पता करना, और देखिए बेटा, वेरिफिकेशन मीन्स देखिए मार्केट वेरिफिकेशन, वैल्यू। वेरिफिकेशन जो हो जाता है ना, वो ब्रॉडर टर्म होता है आपका। जब हम बात करते हैं वेरिफिकेशन की, तो वेरिफिकेशन वैल्यूएशन को अपने आप में शामिल करता है। वैल्यूएशन यानी मूल्यांकन का केवल और केवल मतलब ये होता है कि मनी टर्म में किसी चीज की वैल्यू कितनी होती है ना। कोई भी चीज जो बिक रही है उसकी वैल्यू कितनी होगी, बस यही वैल्यूएशन शामिल करता है। मगर जब आप बात करते हो वेरिफिकेशन यानी सत्यापन की, तो वेरिफिकेशन का मतलब ये हो जाता है कि वो चीज है भी कि नहीं है, वो चीज सही है कि गलत है, उसका वैल्यू कितना है। इन सभी चीजों को जो वेरिफिकेशन है वो इंक्लूड करता है। तो यहाँ हम असेट्स और लायबिलिटीज के वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन का चैप्टर है। अब भाई ऑडिटिंग सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट कौन सा है आपका? ऑडिटिंग है। अब एक ऑडिटिंग में ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपका हो जाता है कि आप इस चीज को ध्यान रखें कि भाई ऑडिटिंग करते समय वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन को ध्यान में रख के आपको करना पड़ता है। अब वही आपका चैप्टर है वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा कि ये वेरिफिकेशन होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द वेरिफिकेशन? क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा, या तो सिंगल पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय वेरिफिकेशन, या तो आपसे पूछेगा वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स से क्या समझते हो। तो दोनों का मतलब आपको एक ही चीज लिखना है। वेरिफिकेशन केवल पूछे या वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स पूछे, संपत्तियों का सत्यापन या केवल सत्यापन, आपको लिखना एक ही चीज है। चलिए यहाँ पे बेटा वेरिफिकेशन है। अब वेरिफिकेशन का मतलब क्या हो जाता है? वेरिफिकेशन का पहला तो सेंस हो जाता है कि कंफर्मिंग द ट्रुथ, कि सच्चाई क्या है। उस सच्चाई को कंफर्म करना ही क्या कहलाता है? वेरिफिकेशन कहलाता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, वेरिफिकेशन का मतलब क्या हो जाता है? कंफर्मिंग द ट्रुथ। अब ट्रुथ किस चीज का? कि जो चीजें जो वैल्यू बुक्स में दिखाई गई हैं, क्या सच में वो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं या सच में वो वैल्यू है। अब वेरिफिकेशन में ध्यान क्या देते हैं बेटा? वेरिफिकेशन में ये ध्यान देते हैं कि क्या जिन असेट्स, सबसे पहली चीज हम वेरिफिकेशन में क्या बात करते हैं? एग्जिस्टेंस। क्या जो असेट्स और लायबिलिटीज, अस्तित्व की बात करते हैं कि जिन असेट्स और लायबिलिटीज की बात की जा रही, क्या वो हैं भी कि नहीं। सबसे पहला काम होता है वेरिफिकेशन में कि असेट्स एंड लायबिलिटीज एग्जिस्ट या अस्तित्व है कि। दूसरा काम होता है, ये हो जाता है कि एक असेट्स है तो क्या सच में कंपनी का है, कंपनी का है कि नहीं, क्या दूसरे का है। हमें इस चीज का क्या करना पड़ता है? कंफर्मेशन करना पड़ता है कि आपकी ओनरशिप है या पोजीशन है। ध्यान दीजिएगा दूसरे पॉइंट पे। जब हम बात करते हैं असेट्स और लायबिलिटीज की, स्पेशली असेट्स की, असेट्स है कि नहीं, सबसे पहला ये चेक किया। फिर क्या चेक किया? अगर असेट्स है तो कंपनी उसका मालिक है कि नहीं, ओनरशिप को कंफर्म करते हैं। और फिर ये देखते हैं कि अगर ओनरशिप है तो आपके पास ही है कि नहीं। पता चला ओनरशिप है और प्रॉपर्टी आपके पास नहीं है, वो कहीं और है। वो असेट्स आपके पास नहीं, वो कहीं और है। तो ओनरशिप के साथ साथ पोजीशन, पोजीशन का मतलब आपके पास वो चीज है कि नहीं, विद्यमानता उसे कहते हैं। और फिर
आप वेरिफिकेशन में इस बात का ध्यान देते हैं कि जितने असेट्स और लायबिलिटीज हैं उनका सही तरीके से क्या किया गया हो, क्लासिफिकेशन किया गया हो, वर्गीकरण किया गया हो। ठीक है, तो बेटा हिंदी में ये जो मार्क किया हूं ब्रैकेट के अंदर, ये वाला ब्रैकेट मत लिखिएगा, ये वाला नहीं। ये जो पहला वाला ब्रैकेट लिखा हुआ है यहां से यहां तक, उसको लिखिएगा, और फिर यहां से लेके यहां तक इसे, ये नाम लिखने की जरूरत नहीं है। आप केवल ये लिखिएगा कि सत्यापन में निम्न 3 उद्देश्य होते हैं, और फिर स्पाइसर और पैंगलर के अकॉर्डिंग, स्पाइसर और पैगलर के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन लिखना है आपको। ठीक है ना, ये काम करके बताइए। स्पाइसर और पैगलर भी यही कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स इंप्लाइज एन इंक्वायरी इनटू द वैल्यू। आपको बताया था वैल्यूएशन वेरिफिकेशन का ही एक हिस्सा होता है, मूल्यांकन सत्यापन का ही एक हिस्सा होता है। तो वेरिफिकेशन में पहले हम देखते हैं वैल्यू क्या है, वैल्यू को कंफर्म करना, आप मालिक हैं कि नहीं है, वो चीज आपके पास एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, वो चीज आपके पास है भी कि नहीं है ना। और ये चीज बाद में आपको अभी बताएंगे जब भी आगे और लिखवाएंगे चार्जेस के बारे में। इसे कंप्लीट करके बताइएगा बेटा, बताना नहीं है, बस आप अब जो येलो थंब है उसे प्रेस कर दीजिएगा जब ये कंप्लीट कर लेंगे तब। रेज हैंड। हाँ जी बेटा बताइए। इंग्लिश में भी लिखना है? तो क्यों इंग्लिश में क्यों नहीं लिखेंगे मतलब ये पूरा लिख लें? बेटा, ज्यादा तो नहीं है, यहाँ पे लिखिए, इसे कंप्लीट कीजिए। ठीक। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख के बताइए बेटा, कंफर्म। बेटा हो जाएगा तो येलो थंब शो कर दीजिएगा। इफ यू आर डन विद इट, येलो थंब का ऑप्शन होगा, उसे शो कर दीजिएगा। जो लोग लिख रहे हैं, जो लोग अभी आए हैं उनको फिर से बता दूं कि एडिटिंग का सब्जेक्ट एडिटिंग है, चैप्टर है आपका वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। वेरिफिकेशन का मतलब हो जाता है कि असेट्स की वैल्यू क्या है, उसका ओनर कौन है, पोजीशन है कि नहीं आपके पास, वो चीज अवेलेबल है कि नहीं, एग्जिस्ट करती है कि नहीं, इन सभी चीजों को चेक करना, कंफर्मिंग द ट्रुथ, इसी को हम क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन कहते हैं। बेटा अपना नाम चेंज कीजिएगा बेटा, स्टॉप क्लास आई वांट टू फ्लाई काइट।
रियल नेम लिख लीजिए बेटा, और बेवजह का कोई चैट नहीं करेगा, क्योंकि चैटिंग में वो चीज वहां पे सबके लिए विजिबल होती है, मेरे लिए भी विजिबल रहती है। दीपेंद्र, अनमोल, निधि, अनकेश, अमन, बेटा हो गया? प्रवीण हो गया? हाँ सर हो गया। ओके ओके, चलो बेटा ठीक है। किसी का छूट रहा होगा तो फिर मैं बाद में भी अवेलेबल करवा दूंगा। चलिए अब आगे चलते हैं, अगर किसी का नहीं हुआ है तो नहीं बोल दी, नहीं तो फिर मैं आगे चल। सर बस एक सर मिनट, अभी नहीं स्पाइसर हुआ और पैगलर वाला लिख ले। अच्छा अच्छा सर, अच्छा, बस थोड़ा सा बचा है। ओके ओके ओके, स्पाइसर पैगलर बचा है बस। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अक्सर जो ये वेरिफिकेशन इसलिए लाया जाता है स्पेशली असेट्स और लायबिलिटीज के लिए, क्योंकि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो बैलेंस शीट पे होती है, और बैलेंस शीट का मतलब असेट्स और लायबिलिटीज। तो एक जो ऑडिटर होता है उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही हो जाती है असेट्स और लायबिलिटीज से रिगार्डिंग। और असेट्स और लायबिलिटीज के लिए वो जो अपना इंक्वायरी टाइप का स्टार्ट करता है, अपना काम शुरू करता है, तो इसमें ये सभी चीजों को इंक्लूड करते हैं। तो उसे वेरिफिकेशन का ही काम करना, एक तरीके से उसको वेरिफिकेशन का काम करना पड़ता है। इस वजह से ये चैप्टर है आपका ऑडिटिंग वेरिफिकेशन। अच्छा, आई विश हो गया होगा, अगर किसी का छूट रहा होगा तो वो स्क्रीनशॉट ले ले इसका था। सर अगर इंटरनल सिस्टम सही हो फिर भी ये वेरिफिकेशन होता है? हाँ बेटा, ऑडिटर को हम रखे ही रहते हैं इस वजह से, तो वो करता है ये सारी चीजें। सर अगर इंटरनल सिस्टम सही हो तो? बेटा आपको कैसे पता कि इंटरनल सिस्टम सही है? वो तो ऑडिटर बताएगा कि इंटरनल सिस्टम सही है कि खराब है, और वो तब पता चलेगा जब वो वेरिफिकेशन का काम करेगा। चलिए बेटा, आपको बताया था कि जो पहला वाला पॉइंट है आपका, वो आपको दोनों तरीके से पूछ सकता है, कि पूछेगा कि वेरिफिकेशन क्या होता है, और सेम वही चीज आपको पूछेगा कि वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स क्या होता है। दोनों ही केसेस में आपको वही डेफिनेशन लिखना है, कुछ अलग नहीं लिखना है, चाहे वेरिफिकेशन पूछे चाहे वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स पूछे, ठीक है ना। चलिए, अब उसके बाद एक क्वेश्चन कैसे बनाता है, पहले आपसे ये पूछ लेगा कि भाई वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स क्या होता है, ठीक, और फिर उसके ये बात ये बताएगा, पूछेगा आपसे कि स्टॉक के अच्छा, स्टॉक की वैल्यूएशन को बाद में लेके आएंगे, ये तो वैल्यूएशन की बात हो जाएगी। एक मिनट, हाँ, ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक। अब वेरिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव, चाहे वेरिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव पूछे चाहे इंपॉर्टेंस पूछे, आपको लिखना एक ही बात है, चाहे इंपॉर्टेंस हो चाहे ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है वेरिफिकेशन करने का, पता करना कि सही वैल्यू है कि नहीं है, पहला पॉइंट हो जाएगा। लिखते जाइएगा बेटा, पॉइंट्स ही लिखने हैं आपको। फिर जो डेफिनेशन लिखे हैं हमें वहीं से लिखना है, कि जो असेट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं भी कि है, वो रियलिटी में है कि नहीं। तो टू नो द एग्जिस्टेंस ऑफ द असेट्स, ठीक है। बेटा ये साइको राइडर जो हैं वो अपना हैंड रेज करके भूल गए हैं, उसे जरा अनरेज कर ले। हाँ, टू नो द एग्जिस्टेंस ऑफ असेट्स, असेट्स एक्चुअली में है कि नहीं, रियलिटी में है कि नहीं,
फिर दूसरा काम ये रहता है कि ओनरशिप एंड पोजीशन। देखो यहाँ पे सबसे बड़े घपले होते हैं, घोटाले किए जाते हैं कि भाई कंपनी के ओनरशिप में, पहले तो ये चीज ओनरशिप में है कि नहीं, कंपनी के ओनरशिप में हो दिखा तो दिया जाता है, कंपनी ही खरीदी रहती है असेट्स को, प्रॉपर्टी को, मगर वो अवेलेबल ही नहीं रहता है, वो कहीं और होता है ना। सरकारी विभाग में गाड़ी दिखाई गई कि गाड़ी खरीदी गई विभाग के नाम पे, ऑफिस के नाम पे, और वो जो है वो कहीं और दिखाई, वो चल रही है ऑफिसर के घर पे, गांव पे चल रही है गाड़ी, वो ऑफिस पे है ही नहीं। तो भाई अगर ओनरशिप है तो मालिक कौन है, और अगर मालिक है तो वो चीज अवेलेबल है कि नहीं, पोजीशन में है कि नहीं, उसका अधिकार है कि नहीं। चौथा पॉइंट लिखा है टू वेरीफाई दैट द असेट्स आर फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस ऑफ मॉर्गेज। अब देखो ये बड़ी क्रिटिकल चीज आ जाती है कि अगर कंपनी के पास असेट्स हैं तो एक ऑडिटर को ये चेक करना पड़ता है कहीं वो किसी लोन के एवज में मॉर्गेज के तौर पे तो असेट्स नहीं रखे गए या चार्ज के तौर पे तो नहीं रखे गए। पता चला कि असेट्स है और किसी ने लोन लेके रखा हुआ है और उस असेट्स को उस लोन के लिए मॉर्गेज यानी बंधक के तौर पे रख दिया है किसी के पास, तो फिर ये चेक करना पड़ता है असेट्स हैं, पोजीशन है, तो क्या किसी तरीके का मॉर्गेज तो उसके ऊपर नहीं है। इस चीज को चेक करते हैं। फिर जो असेट्स हैं और लायबिलिटीज बैलेंस शीट में जो दिखाई दे रही है वो प्रॉपर क्लासिफाइड होनी चाहिए, उनका क्लासिफिकेशन होना चाहिए, उसकी कैटेगरी इस- क्लियर होनी चाहिए। बोलो मत कुछ। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाता है बेटा, ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है वेरिफिकेशन का। जब आप सारे काम करते हो तो फ्रॉड और इरेगुलरिटीज आराम से क्या हो जाती है, पता चल जाती है आपको, और बैलेंस शीट का सही होने का आपका क्या होता है, पर्पस जो होता है ऑब्जेक्टिव, वो पूरा हो जाता है। तो ये आपके तीन तीन छह एक सात सात पॉइंट हैं आपके, ऑब्जेक्टिव पूछे या इंपॉर्टेंस आपको लिखना यही है बेटा। सर यू आर नॉट ऑडिबल। क्या सबको मेरी वॉइस क्लियर नहीं सुनाई दे रही? प्रवीण आवाज आपका मेरी आ नेटवर्क रही? खराब है सर। प्रवीण तुमको आवाज आ रही मेरी? सर आपका पहले मुझे हाँ कट रहा नहीं था, सर आ आ अभी रही। आ रही है। रही है। सर नहीं आ रही है। देखो कुछ लोग को अभी नहीं तो आ आ रही है सकती, ना। अपनी पर्सनल नेटवर्क पे आपको दिक्कत हो सकती है। आपका नेटवर्क नहीं है। हाँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ सर सही कह रही है। आ रही थी सर, आपका सही है। एक मिनट, कोई ये हमारा सही डिस्कशन है, नहीं सही आ रही करेगा है। फिर से वही चीज, कोई डिस्कशन ये नहीं करेगा कि सर आपका नहीं आ रहा है आवाज। आई नो व्हाट्स नहीं नेटवर्क, सर आपका आ रहा था। हाँ व्हाट्स नेटवर्क ऑन माय साइड, आई नो दैट नेटवर्क कि मुझे 500 kbps से ज्यादा की स्पीड मिल रही है। सो नेटवर्क इज राइट ऑन माय साइड, ठीक है। और कोई ग्लिचिंग हो रही होगी तो हो सकता है कि आपके साइड में डाउनलोडिंग कुछ और लगी हो या समथिंग एल्स, बट नेटवर्क इज क्वाइट गुड ऑन माय साइड। अपना म्यूट करके रखें। हाँ जी बेटा, ये कंप्लीट हो जाए तो येलो थंब शो कर दीजिएगा बेटा। निकिता सिंह कंप्लीट, ओके डन। क्योंकि बेटा अगर वॉइस नहीं आती तो किसी को नहीं आती, अगर मेरे साइड से खराबी होती तो किसी को भी वॉइस नहीं आती। अंकिता, रिया, मीनाक्षी बेटा हो गया आप लोग का? आकांक्षा हो गया बेटा? ये सर हो गया मेरा। मेरा भी Yes, हो sir. गया। ओके यस ओके बेटा। अनुष्का हो गया बेटा? हाँ सर हो गया। ठीक है,
चलिए ये तो हो गया, आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। हाँ जी बेटा, अब बात आती है कि इसे मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, बेटा यहाँ पे थोड़ा अगर क्लियर नहीं होगा तो मुझे बता दो, मैं खुद बोल दूंगा उस चीज को, ठीक है ना, तो उसके लिए मत परेशान होइएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बेटा, ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर इन रिलेशन टू वेरिफिकेशन। अब एक ऑडिटर की क्या ड्यूटीज होती हैं जब वो बात करता है इन रिलेशन विद द वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के रिलेशन में, ठीक। तो पहले हेडिंग डाल लीजिएगा बेटा, सत्यापन के संबंध में अंकेक्षक का कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर इन रिलेशन टू वेरिफिकेशन। अच्छा, अब जब बेटा ऑडिटर की बात करते हैं तो ऑडिटर जब वेरिफिकेशन करता है तो वेरिफिकेशन तो दो चीजों का करेगा, एक असेट्स का भी करेगा और लायबिलिटीज का करेगा। तो दो कैटेगरी आपको डिवाइड कर लेनी है, एक असेट्स का वेरिफिकेशन और दूसरा लायबिलिटीज का वेरिफिकेशन की बात करें। अब देखो सबसे पहला लिखा हुआ है, अगर विजिबल नहीं हो पा रहा होगा किसी को तो मैं बोल भी दे रहा हूं इसको। इन केस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स, संपत्तियों के सत्यापन के संबंध। पहला जो हेडिंग है, इन केस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स, संपत्तियों के सत्यापन के संबंध में। अब एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है जब वो असेट्स का वेरिफिकेशन करने जाता है। फिर से वही पीछे वाली जो लाइनें हैं वही रिपीट होंगी एक तरीके से थोड़ा बहुत। सबसे पहले वो चेक करता है असेट्स के लिए एग्जिस्टेंस है कि नहीं, वो असेट्स अवेलेबल है कि नहीं। दूसरा पॉइंट चार्जेस, कि वो जो असेट्स है उन पे किसी तरीके का चार्ज नहीं है। चार्ज होने का मतलब वो किसी लोन लेने के एवज में मॉर्गेज तौर पे रखे तो नहीं गए कहीं किसी के पास, है ना। दूसरा पॉइंट जो प्रभार है, प्रभार हिंदी में लिखा हुआ है चार्जेस, कि कोई असेट्स है तो उस पे किसी तरीके का चार्ज तो नहीं। चार्ज नहीं होने का मतलब कि वो किसी लोन को लेने के लिए मॉर्गेज के तौर पे तो नहीं दिए गए, ठीक है। फिर तीसरा हो जाता है पोजीशन ऑफ ओनर ओवर द असेट्स, पोजीशन ऑफ ओनर ओवर असेट्स, संपत्तियों पर व्यवसाय के स्वामी का अस्तित्व, कि भी कंफर्मेशन करना रहता है उसका। पहली ड्यूटी ये हो जाती है कि वो असेट्स के ऊपर ओनर्स, जो ओनर का पोजीशन है कि नहीं, ओनर के पास वो प्रॉपर्टी है कि नहीं, उसे कंफर्म करता है। चौथी चीज हो जाती है चेंजेस इन बैलेंस शीट। उसे ये चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर बैलेंस शीट में कोई चेंजेस आए हैं तो उसका रीजन क्या है, उसे चेक करे वो। कि बैलेंस शीट में किसी भी तरीके के चेंजेस, मतलब असेट्स का वैल्यू कम अधिक हुआ है, लायबिलिटीज कम अधिक हुई है, शेयर कैपिटल में कुछ चेंजेस किए गए हैं, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जो उन सभी को वो चेक करें। तो बैलेंस शीट में हर चेंजेस को वो चेक करें। पांचवा पॉइंट आपको बताया था, वैल्यूएशन वेरिफिकेशन का ही एक हिस्सा होता है, यानी एक ऑडिटर ये चेक करेगा कि असेट्स की वैल्यू सही है कि नहीं है। छठा पॉइंट है फिक्टिशियस असेट्स। अभी हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कंप्लीट किए हैं, ठीक है बेटा, अभी अभी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हम लोग खत्म किए। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फिक्टिशियस असेट्स के बारे में पढ़ रहे थे। कि फिक्टिशियस असेट्स क्या हो जाते हैं, फिक्टिशियस असेट्स जिनका कोई आपके, वैल्यू नहीं होता। जिनका कोई वैल्यू नहीं होता असेट साइड में, तो हम उन्हें क्या करते हैं, हर साल राइट ऑफ करते हैं, उन्हें खत्म करते रहते हैं। तो क्या ये जो प्रोसेस हो रहा है राइट ऑफ करने का, वो सही प्रोसीजर अपनाया गया है कि नहीं अपनाया गया है, हम उसे चेक करते हैं, ठीक है ना। तो आगे लिख लीजिएगा, ये क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है, वो राइट ऑफ लिखा हुआ है, अपलेखित करना हिंदी में कहेंगे उसे। तो वो ये चेक करेगा कि भाई फिक्टिशियस एसेट्स कैसे हैं, ज्यादा वैल्यू के तो नहीं, उन्हें खत्म किया जा रहा है कि नहीं हर साल। फिर लिखा हुआ है क्लियर डिस्क्रिप्शन, सातवां पॉइंट है बेटा,
क्लियर डिस्क्रिप्शन, स्पष्ट उल्लेख, क्लियर डिस्क्रिप्शन, स्पष्ट उल्लेख। अगर किसी को कोई पॉइंट बेटा यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा होगा ना, वो पूछ लेगा कि सर क्या लिखा हुआ है, ये चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या है। हिंदी में है स्पष्ट उल्लेख, कि सभी जो असेट्स हैं वो बैलेंस शीट में क्लियरली डिफाइंड। सर 6 वाला पॉइंट में क्या लिखा है? फिक्सेस एसेट्स रिटर्न ऑफ फिक्टिशियस असेट्स, और इसको समझने के लिए कि हम फिक्टिशियस असेट्स के साथ क्या करेंगे, तो वो क्या होना चाहिए बेटा, रिटर्न ऑफ, कि सही तरीके से राइट ऑफ किया जा रहा है कि नहीं, हर साल उसे प्रॉपर तरीके से खत्म किया जा रहा है कि नहीं, यही चेक करना होता है ऑडिटर को। अपने साइड सर क्लियर डिस्क्रिप्शन के आगे क्या लिखा है? क्या बेटा, क्लियर डिस्क्रिप्शन के आगे लिखा हुआ है ऑफ असेट्स, ऑफ असेट्स, एसेट्स इन assets बैलेंस शीट। in balance sheet, ओके। assets in balance sheet। ठीक है बेटा, ये पहला हो गया। अब आते हैं दूसरे वाले केस में, इन केस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज के लिए हमें क्या देखना पड़ जाता है, उसी से असेट से ही मिलते जुलते ही है। ठीक है बेटा, अब वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटी में भी सेम चीज रहेगा कि लायबिलिटीज की अमाउंट सही है कि नहीं, उसको चेक करेगा वो। लायबिलिटीज रियल है कि नहीं है, उनकी रियलिटी को चेक करेगा। फिर लायबिलिटीज रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन, क्या जो लायबिलिटीज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड है। पता चला मालिक के पर्सनल लायबिलिटीज को कंपनी की लायबिलिटीज पे दिखा दिया गया है, कि ओनर ने एक पर्सनल कार खरीदी है और उसका जो इंस्टॉलमेंट है वो कंपनी पे कर रही है। तो ये चेक करना जरूरी होता है कि जो लायबिलिटीज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड हैं कि नहीं। फिर क्लियर डिस्क्रिप्शन अबाउट द लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का क्लियर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। और फिर जो डाउटफुल लायबिलिटीज होती हैं उन्हें एक्चुअल लायबिलिटीज में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। Not including doubtful liabilities into actual liabilities। ठीक है, इसे नोट करके बताइएगा बेटा, कंप्लीट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, तुम्हारा क्या जा रहा है? बेटा 1 मिनट से कम समय बचा हुआ है, ठीक है ना, 1 मिनट से कम समय बचा हुआ है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो दोबारा से क्या कीजिएगा, उसी लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है ना, तो दोबारा ज्वाइन हो जाएंगे। जो लिंक दिया गया होगा उस पर दोबारा से क्लिक करके फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा।